फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस की जो पुस्तक है इसके चैप्टर 4 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को समझेंगे, जिसमें कि हम भारतीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वो आपके स्कूल का एग्ज़ाम हो या फिर अन्य किसी भी आप अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, आइए आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, हम प्रधानमंत्री की केंद्रीय और वास्तविक स्थिति को अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के तहत स्थापित संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद सत्ता और शक्तियों का सबसे प्रमुख बिंदु है। यद्यपि देश का शासन राष्ट्रपति के नाम पे चलाया जाता है, परंतु वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति प्रधानमंत्री के पास में होती है, क्योंकि राष्ट्रपति हमेशा जो कार्य करते हैं वो मंत्रिपरिषद के सलाह पे कार्य करते हैं, और जो मंत्रिपरिषद है उसका जो नेतृत्व करता होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। वो मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, और मंत्रिपरिषद का गठन भी उन्हीं के प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब अगर हम देखें कि शासन के वास्तविक प्रमुख किस प्रकार से प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य नहीं कर सकता है। उस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व जो है स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अब अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री एक प्रकार से सरकार की धुरी के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सरकार की धुरी की तरह कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो संसदीय कार्यपालिका की जो प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली जो है, इसमें प्रधानमंत्री एक धुरी की तरह कार्य करते हैं। राजनीति विज्ञानियों के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद रूपी मेहराब की स्टोन यानी कि धूड़ी या मुख्य आधार होते हैं। यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद जो है स्वतः ही भंग हो जाता है और इसे विघटित माना जाता है, यानी कि सरकार गिर जाती है। इसके बाद में अगर हम संवैधानिक प्रावधान को देखें तो अनुच्छेद 75 की बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पे करेगा। परंतु दोस्तों, प्रधानमंत्री वही व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा जिस दल के पास में बहुमत होता है संसद में, और उसी दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद में मंत्रिपरिषद के गठन की अगर हम बात की जाए और अगर इसकी पात्रता की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के पश्चात मंत्रिपरिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू होती है। मान लीजिए कि देश में इलेक्शन हुआ और चुनाव के पास में मान लीजिए किसी को अगर बहुमत नहीं है या फिर किसी एक दल को बहुमत है, तो यदि किसी को बहुमत नहीं होता है तो अमूमन राष्ट्रपति उस दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करती है जिसके पास में सबसे ज़्यादा सीट होता है। और मान लीजिए यदि किसी दल के पास में बहुमत है तो फिर तो कोई सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, राष्ट्रपति के द्वारा उसे आमंत्रित किया जाता है उस दल को कि आप सरकार बनाइए। तो ऐसे समय पे क्या होता है कि उस दल के द्वारा निर्णय लिया जाता है और अपने दल के एक नेता को चुना जाता है, जिस व्यक्ति को जो कि एक संसद के सदस्य होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया जाता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब हो जाती है, इसके बाद में प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार जो है, प्रस्ताव के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति व विशेषाधिकार की अगर हम बात करें तो कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, उसे कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसका पूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री द्वारा अनुशासित नामों पर मोहर लगाता है, यानी जो नाम प्रधानमंत्री के द्वारा सुझाया जाएगा राष्ट्रपति को, उसे स्वीकार किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के सदस्य की अगर अनिवार्यता की बात की जाए, कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उन्हें मंत्री का शपथ दिला दिया जाता है, परंतु इसके पीछे एक शर्त है, उसे भी हम देखते हैं। मंत्रिपरिषद का सदस्य मंत्री बनने के लिए व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, इसका सदस्य होना आवश्यक है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री नियुक्त किया जाता है जो संसद का सदस्य नहीं है, या फिर मान लीजिए राज्य में अगर कोई व्यक्ति है मंत्री नियुक्त किया जाता है जो कि राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है,
तो उसे पद ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित या मनोनीत होना जो है अनिवार्य है। अब निर्वाचित या मनोनीत दो शब्द यहाँ पे इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि निर्वाचित से तात्पर्य है कई बार उपचुनाव होते हैं इलेक्शन के बाद में, तो वहाँ पे निर्वाचन कराया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ से इलेक्शन लड़वाया जाता है, तो अमूमन जीतने के बाद में वो उनकी सीटें बरकरार रह जाती है, वो मंत्री बने रहते हैं। और मनोनीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे कि राज्यसभा से भी निर्वाचित होते हैं या फिर मान लीजिए राज्यसभा में मनोनीत भी किए जाते हैं 12 सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस प्रकार से कोई भी मंत्री जो है उन्हें विधायिका का सदस्य होना जरूरी माना जाता है शपथ लेने के 6 महीने के भीतर भीतर। इसके बाद में देखें कि यदि 6 महीने के भीतर वो सदस्यता प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो उनका मंत्री पद जो है स्वतः समाप्त माना जाता है। मंत्रिपरिषद के आकार की अगर बात की जाए कि मंत्रिपरिषद कितना बड़ा हो सकता है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था और पहले ऐसा देखा गया कई बार कि जिससे कि जम्बो कैबिनेट की भी अवधारणा जो है विकसित हुई। तो आइए इस चीज़ को हम देखते हैं। संसदीय लोकतंत्र के आरंभिक दशकों में जैसे भारत में जो है आरंभिक समय में मंत्रियों की संख्या को लेकर के संविधान में कोई स्पष्ट सीमा तय नहीं की गई थी। इसके कारण कई राजनीतिक विसंगतियां भी उत्पन्न हुई। मान लीजिए जब गठबंधन का सरकार बनता था तो जम्बो कैबिनेट जैसी चीज़ें देखने को मिलती थी क्योंकि अलग अलग पार्टी उस सरकार में शामिल होती थी। सभी को संतुष्ट करने के लिए बहुत बड़ी जो है एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता था। ये चीज़ें 1990 के दशक में गठबंधन सरकार के दौर में राजनीतिक दलों को संतुष्ट रखने और सरकार को गिरने से बचाने के लिए अत्यधिक बड़ी मंत्रिपरिषद गठन जो है किया जाता था, जिसे कि जम्बो कैबिनेट कहा गया। इससे प्रशासनिक खर्च बढ़ता था क्योंकि उनको ऑफिस अवेलेबल करवाना, उन्हें गाड़ी दिया जाता था, उनको फिर सिक्योरिटी भी मिलता था, तो इस प्रकार से सरकार के ऊपर में बोझ बढ़ता था और कार्य कुशलता भी इससे प्रभावित होती थी। लेट लतीफ़ी जो है चीज़ें बढ़ जाती थी। इस चीज़ से निपटने के लिए भारतीय संविधान में 91 संविधान संशोधन किया गया, 2003 में 91 संविधान संशोधन किया गया और 2003 में 91 संविधान संशोधन पारित किया गया, जिससे कि मंत्रिपरिषद के आकार को कानूनी रूप से सीमित कर दिया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा। ये याद रखेंगे, अत्यधिक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है ये। इसमें मंत्रिपरिषद के आकार को लेकर के जो नियम बनाया गया, इस संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 75(1)(a) को जोड़ा गया। इसके अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यही चीज़ें अमूमन विधानसभा में भी अपनाई जाती है। अब उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो वर्तमान लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 243 है, तो इसका 15% 81 होता है। इसका अर्थ यह है कि भारत सरकार में प्रधानमंत्री को मिलाकर के अधिकतम 81 या 82 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, उससे अधिक नहीं बनाए जा सकते हैं। राज्यों के स्तर पर भी यही नियम लागू होता है, जहां मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है, परंतु किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा निर्धारित किया गया है। अब मंत्रियों की श्रेणी की भी बात करते हैं। मंत्रिपरिषद के भीतर सभी मंत्रियों का राजनीतिक दर्जा, प्रशासनिक महत्व एक जैसा नहीं होता है। इन्हें मुख्य रूप से 3 रूपों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरा राज्य मंत्री होते हैं और तीसरा उप मंत्री होते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कैबिनेट मंत्री को। ये सरकार के सबसे महत्वपूर्ण और शीर्ष स्तर के टॉप के मंत्री होते हैं। इनके पास प्रमुख मंत्रालय होता है, जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण मंत्रालय इनको दिया जाता है। सरकार के सभी बड़े नीतिगत निर्णय कैबिनेट की बैठकों में ही लिए जाते हैं। इसके बाद में अगर राज्य मंत्री की बात की जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार के और एक सहयोगी के रूप में। तो स्वतंत्र प्रभार, इन्हें छोटे मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, जहां ये कैबिनेट मंत्री के अधीन काम नहीं करते हैं, परंतु जो सहयोगी है ये कैबिनेट मंत्री को उनके बड़े मंत्रालय के कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद में उप मंत्री आते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं। ये प्रशासनिक स्तर पर तीसरे क्रम में होते हैं, जिनका मुख्य कार्य है कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों को उनकी विधायी और संसदीय कार्यों में सहायता करना होता है। इसके बाद में दोस्तों भारतीय संसदीय प्रणाली में
एक है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए इसको जानते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली का एक प्रकार से प्राण तत्व या सबसे बुनियादी नियम माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस सिद्धांत के अगर हम अर्थ को देखें तो इसका अर्थ यह है कि यदि सरकार या मंत्रिपरिषद का कोई भी एक मंत्री कोई नीतिगत निर्णय लेता है तो उसे पूरे मंत्रिपरिषद का संयुक्त निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री सरकार के निर्णय से असहमत है तो एक प्रकार से या तो वो अपने खुद ही जो है त्यागपत्र दे सकते हैं, या तो फिर उन्हें जो कैबिनेट की जो निर्णय होती है उन चीज़ों को स्वीकार करना पड़ता है। अब अगर हम देखें कि इसमें एक चीज़ है कि एक साथ तैरने और एक साथ डूबने जैसी स्थिति भी पैदा होती है। मान लीजिए कि यदि लोकसभा में सरकार के किसी एक मंत्रालय या नीति के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो जिसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं इंग्लिश में, ये अगर पारित होता है अथवा सरकार का बजट गिर जाता है, यानी कि सरकार मान लीजिए संसद में बजट पेश करती है और वो बजट अगर पास नहीं हो पाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित को सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। लोकसभा के प्रति यह सामूहिक जवाबदेही ही कार्यपालिका पर जनता के प्रतिनिधियों का नियंत्रण सुनिश्चित करता है और इसे ही जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जाता है। यानी कि जो विधायिका है, वो जो कार्यपालिका है, वो संसद के प्रति यानी कि विधायिका के प्रति जो है जवाबदेही होता है। यानी कि कार्यपालिका तभी बना रह सकता है यदि विधायिका यानी कि संसद में यदि मंत्रिपरिषद के पास में बहुमत है तो तभी मंत्रिपरिषद के रूप में जाना जाएगा, अन्यथा मंत्रिपरिषद जो है विघटित हो जाता है और सरकारें गिर जाती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।